हम सब के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जिससे बातें करके हमें अच्छा महसूस होता है, जिसके साथ दुख साझा करके दुख कम हो जाता है। जैसे मैं आपके साथ ये कहानी साझा कर रहा हूँ, और ये कहानी भी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने 7 दिन पहले अपना बेटा खोया है। वो ढूंढता है कोई ना कोई व्यक्ति को, ढूंढता है कि कोई मिल जाए जो उसके साथ उसका दुख साझा करे, थोड़ा उसके साथ रो ले, बिलख ले, उसकी कहानी समझ ले। पर ऐसा हो नहीं पाता है अनफॉर्चुनेटली, और इसी के अराउंड पूरा स्टोरी रिवॉल्व करता है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हमें इस व्यक्ति के बारे में जानना आवश्यक है जिसने ये कहानी लिखी है, और उनका नाम है एंटन शेकोव। शेकोव का जन्म 1860 में रशिया में हुआ। उनका बचपन बहुत ही डरावना था। उनके पिता जब मन तब उनको मारते थे बिना किसी कारण के। बचपन गरीबी में बीता, और यूं कहें तो ऐसा बचपन कोई बच्चा नहीं चाहता। पर एंटन की एक खास बात थी कि उसने सबको माफ़ कर दिया, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, सबको माफ़ करके एक नई ज़िंदगी चुनी। इनके बैकग्राउंड का इंग्लिश डिस्क्रिप्शन रॉबर्ट ग्रीन बताएंगे, जो कि एक अमेरिकन ऑथर है। तो अगर आप सुनना चाहें तो आप 1.5 मिनट रुक सकते हैं, नहीं तो आप 1.5 मिनट स्किप करके कहानी को सुनें। ओके? I talk about Anton Chekhov, a Russian writer, who's to me one of the great icons for this book. And he had a horrifying childhood. His father beat him every single day, never even knowing why he beat him. They grew up in poverty. His father abandoned the family when he was young. He had nothing in life, and he lived in this miserable small town, the most miserable town in Russia you can imagine. And one day he decided, in the depths of his misery, after he was left alone in this town to look after himself at the age of 16, he said, I want to not feel this burden by all of these bad feelings towards other people. I'm going to start thinking that my father can't help himself, that he was born a serf, and he's been bred to be this awful person. And my mother can't help herself, and my siblings, it's just human nature. I'm going to accept them, and I'm going to love them for who they are. And he felt this insane wave of freedom. He was free of all his own negative emotions that were burdening him day in and day out. And it changed the course of his life. आई होप कि आपको रॉबर्ट ग्रीन की बातें पसंद आई होंगी। अब हम सीधा आते हैं टॉपिक पे, और हमारे टॉपिक का नाम है, हमारे स्टोरी का नाम है मिजरी। मिजरी यानी दुख। मिजरी ही क्यों? सैडनेस क्यों नहीं, या ग्रीफ क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि मिजरी जो है वो स्टेट है, एक लंबे अंतराल तक होने वाला दुख, जहाँ पे आपको हर समय दुख महसूस होता है। ठीक है? जबकि सैडनेस जो है वो एक टेम्पररी दुख है। टेम्पररी जो दुख होता है, जैसे दोस्त छोड़ करके चला गया या दोस्त ने कट्टी कर लिया, तो सैडनेस हो गया थोड़ा सा, है ना? वो टेम्पररी दुख है। वहीं ग्रीफ जो है वो किसी के जाने का शोक होता है, वो कुछ समय तक रहता है, पर ठीक है, आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है, चला गया। पर मिजरी जो है वो आपसे सहा नहीं जाता, और इसी का सब टॉपिक निकलता है टू होम शैल आई टेल माई ग्रीफ, कि मैं अपना दुख, अपना शोक किसके साथ व्यक्त करूं, किसको बताऊं मैं अपना दुख। अब हमारे जो ऑथर है शेकोव, वो एनवायरनमेंट को इमोशन के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। जैसा इमोशन होगा वैसा एनवायरनमेंट को अपने स्टोरी में दर्शाएंगे। जैसे यहाँ पे द ट्वाइलाइट ऑफ इवनिंग। ट्वाइलाइट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बेला जब सूरज जो है वो हमारा डूब चुका है, पर मून हमारा आसमान में नहीं आया है, यानी संध्या काल। ये वो मतलब ये उस इमोशन को दर्शाना चाहता है कि जो हमारा कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो ना तो मर रहा है ना ही वो जिंदा है, वो ऐसे स्टेट में पहुंच गया है। बिग फ्लेक्स ऑफ वेट स्नो आर whirling लेजीली अबाउट द स्ट्रीट लैम्प्स। ये दर्शा रहा है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा स्लो है हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए, कि एक स्ट्रीट लाइन लैम्प जिसको अभी जस्ट जलाया गया है, क्योंकि अंधेरा हो रहा है तो उसको अभी जस्ट जलाया गया है, उसके आसपास ऊपर से बड़े बड़े बर्फ की परतें धीरे धीरे नीचे गिर रही हैं। किधर किधर गिर रही हैं? तो वो कुछ ऐसे गिर रही हैं कि घरों के छतों के ऊपर सॉफ्ट सा लेयर बना करके गिर रही हैं, फिर कुछ घोड़ों के बैक्स के ऊपर गिर रही हैं, कंधे पर गिर रही हैं, टोपियों के ऊपर गिर रही हैं। और अब बारी आती है हमारे प्रोटैगनिस्ट की, जिनका नाम है आयोना पोतापोव, जो कि एक स्लेज ड्राइवर है। जैसे रोड पे चलाने के लिए हमारे पास कार होता है, पानी में चलाने के लिए हमारे पास बोट होता है, वैसे ही बर्फ पे चलाने के लिए हमारे पास स्लेज होता है, जो कि वुड का बना होता है, जिसको घोड़ा खींचता है। वही स्लेज आयोना पोतापोव के पास है, और वो उसको चलाता है। ही इज ऑल वाइट लाइक अ घोस्ट। वो सफेद है बिल्कुल भूत की तरह। अब यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो क्योंकि वो रशियन है इसलिए गोरा है, लेकिन
ऑथर ये बताना चाहता है कि उसके ज़िंदगी से रंग चला गया है, खून निकल गया है उसकी ज़िंदगी से, ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि उसने अपना बेटा खोया है यार। अपना सबसे करीबी चीज़ खोने के बाद एक व्यक्ति कैसा ही दिखेगा, ये दर्शा रहा है ऑथर। ही सिट्स ऑन द बॉक्स विदाउट स्टरिंग। वो अपने बॉक्स में, माने बॉक्स मतलब कि जो उसका स्लेज है उसके अंदर बैठा हुआ है बिना हिले डुले, झुक करके बैठा हुआ है। जितना एक औसतन आदमी झुक सकता है उससे 2 गुना झुका हुआ है। ऐसा तब आदमी करता है जब उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, वो ओपन नहीं होता है दुनिया को लेकर के। If a regular snowdrift fell on him, it seems as though even then he would not think it necessary to shake it off. अगर रेगुलर स्नो ड्रिफ्ट यानी स्नो की जो परतें होती है जो गिर रही हैं ऊपर से, वो अगर ड्रिफ्ट करके लहराते हुए अगर उसके कंधे पर गिरे तो भी वो इस इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझेगा इस बात को कि उसको अपने कंधे से झाड़ दे। समझे? वो इतना इग्नोरेंट है लाइफ को लेकर के, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है इयाना पोतापोव। हिज लिटिल मेयर इज वाइट एंड मोशनलेस टू। यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि उनका जो घोड़ा है, घोड़ा नहीं है, घोड़ी है वैसे तो, एक फीमेल घोड़ा है जो कि सफेद रंग का है और मोशनलेस है, बिल्कुल अपने ओनर की तरह, आयोना पोतापोव की तरह सफेद और स्थिर। Her stillness, the angularity of her lines, and the stick-line straightness of her legs make her look like a half-penny gingerbread horse. ये इमेज आप देख रहे हो, इसी को बोलते हैं जिंजर ब्रेड, जो कि बिल्कुल पतला सा होता है, जो कि बिल्कुल 50 पैसे में मिलता है। तो ये बताना चाह रहा है कि उस घोड़े को देख करके ऐसा ही महसूस होता है, उसके स्थिरता को, क्योंकि आप जनरली जानवर को जब फील करते हो या इमेजिन करते हो तो कोआला के अलावा सारे जानवर मूवमेंट करते रहते हैं, हलचल करते रहते हैं, पर ये बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा है, एकदम स्थिर है। उसका एंगुलैरिटी, जो उसका कर्व है, वो बिल्कुल एकदम, बोलते हैं ना, एकदम स्थिर है, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। ठीक है? और ये बहुत ही कमज़ोर सा है, जिसका टांग एकदम पतला सा है। ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि जो आयोना पोतापोव का जो जानवर है, डोमेस्टिकेटेड जानवर, वो बिल्कुल उसी की तरह कमज़ोर है, जिसको ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, उसकी ज़िंदगी में भी कोई रंग नहीं है, बिल्कुल उसके ओनर की तरह। शी इज़ प्रॉबेबली लॉस्ट इन थॉट। शायद वो जो घोड़ी है वो अपने ख्यालों में खोई हुई है। एनीवन हु हैज़ बीन टॉर्न अवे फ्रॉम द प्लाउ, फ्रॉम द फेमिलियर ग्रे लैंडस्केप्स एंड कास्ट इनटू दिस लव full of monstrous lights, of unceasing uproar and hurrying people is bound to think. कोई भी ऐसा व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसा जानवर या व्यक्ति जिसको अपने गांव से, जिसको अपने नेटिव प्लेस से खींच तान करके फाड़ा गया है और एक ऐसे जगह पे ले आया गया है, एक ऐसे दलदल में, स्लॉग का मतलब दलदल, एक ऐसे दलदल में ले आया गया है जहाँ पे केवल लाइट्स है, डरावनी लाइट्स, जहाँ पे लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं, सब लोग भीड़ में हैं, सब लोग जल्दबाजी में हैं। तो ऐसा जानवर तो सोचेगा ही ना। उस जानवर को देख कर कैसे महसूस होता है कि वो कुछ सोच रहा है, वो किसी गहन ध्यान में खोया हुआ है कि यार कैसा जगह पे आ गए यार, हम कितना मस्त जगह पे थे, जहाँ पे कोई किसी को परेशान नहीं करता था, सब अपने ज़िंदगी में मस्त थे, एकदम सुंदर था सब कुछ, हरा हरा। ये कैसा जगह पे आ गए जहाँ पे भीड़ भड़ाका ही है, जहाँ पे किसी को किसी के लिए कोई समय नहीं। मुझे लगता है कि ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि आयोना पोतापोव का जो जानवर है वो उसका ही फिगर लेकर के बैठा है, उसी के जैसा है। इट इज़ अ लॉन्ग टाइम सिंस आयोना एंड हिज नैग हैव बज्ड। बहुत समय हो गया, बहुत टाइम हो गया है, आयोना और उसका जो जानवर है वो उसको अनोइंग मानता है। नैग का मतलब एक अनोइंग पर्सन होता है। तो आयोना और उसका जो जानवर, उसकी जो घोड़ी है, वो बहुत टाइम से हिले नहीं है या फिर बाहर नहीं निकले हैं। दे केम आउट ऑफ द यार्ड बिफोर डिनर टाइम। खाना खाने से पहले ही वो अपने यार्ड से बाहर आ चुके हैं। यार्ड मतलब घर के सामने जो छोटा सा गार्डन टाइप नहीं होता है, वैसे ही उस जगह से वो बाहर आ चुके हैं, पर अभी तक एक भी भाड़ा नहीं मिला है उनको। नॉट अ सिंगल फेयर येट, बट नाउ द शेड्स ऑफ इवनिंग आर फॉलिंग ऑन द टाउन। अब संध्या हो रही है, अब रात्रि और बढ़ रही है। द पेल लाइट ऑफ द स्ट्रीट लैम्प्स चेंजेस टू अ विविड कलर। जो हमारा ऑथर है ना, जैसे मैंने बोला था, वो बहुत आर्टिस्टिक है, तो वो एकदम एग्जैक्ट बता रहा है कि अब जो हमारा स्ट्रीट लाइट जो पहले पेल था, मतलब थोड़ा हल्का पीला रंग का था, वो अब साफ साफ एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। विविड का मतलब क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड द बसल ऑफ द स्ट्रीट ग्रोज नॉइजियर। जो हल्ला कुल्ली जो होता है स्ट्रीट पे, वो अब और ज़्यादा ही नॉइजियर हो रहा है, और ज़्यादा हल्ला गुल्ला बढ़ गया। ठीक है? स्लेज टू विबॉक्स, एक सेकेंड, स्लेज टू विबॉक्स काया। ये कोई आदमी बोल रहा है, पता नहीं कौन। आयोना सुनता है और वो बोलता है स्लेज,
Iona starts, and through his snow-plastered eyelashes sees an officer in the military overcoat with a hood over his head. आयोना थोड़ा चलाता है और वो अपने स्नो प्लास्टर्ड आईलैसेस मतलब जो उसका जो आँख है ना जिसके ऊपर ढेर सारा बर्फ गिरा हुआ है या प्लास्टर की तरह चिपका हुआ है, वो उनके थ्रू एक आर्मी ऑफिसर को देखता है, एक मिलिट्री के ऑफिसर को देखता है जिसने एक ओवर कोट पहना हुआ है और साथ में उसके सर पर एक हुड भी है। टू विवॉक्सकाया, रिपीट द ऑफिसर। ऑफिसर कहता है कि विवॉक्सकाया चलोगे क्या? तुम सोए हुए हो क्या? चलोगे कि नहीं? विवॉक्सकाया वो ऐसे पूछता है। अब जैसा कि ऑथर ने ऑलरेडी बताया कि वो बिल्कुल घोस्ट की तरह सफ़ेद दिख रहा है, मतलब वो मरा ही टाइप दिख रहा है, तो उसको नॉट इंटरेस्टेड देख करके वो बार बार उससे पूछ रहा है कि सो गया है क्या, तू चलेगा कि नहीं। इन टोकन ऑफ एक्सेंट अप्रूवल देने के लिए इयोना धीरे से मतलब अपना चाबुक उठा करके हिला करके अपने जानवर को हाँकने का कोशिश करता है, जो उसका हॉर्स है उसको हाँकने का कोशिश करता है। which sent cakes of snow flying from the horse's back and shoulders। जैसा कि मैंने बोला कि वो लोग काफ़ी टाइम से स्थिर बैठे थे, जिसकी वजह से बर्फ़ की परतें उनके बैक पर, अपना उसके घोड़े के बैक पर, उसके शोल्डर पर पड़ी हुई थी। तो जब उसने अपना चाबुक हिलाया और घोड़ा जो है थोड़ा सा चलना चालू किया तो उसके बैक से बर्फ नीचे गिरने लगी। द ऑफिसर गेट्स इनटू द स्लेज। ऑफिसर स्लेज पे बैठता है। द स्लेज ड्राइवर क्लिक्स टू द हॉर्स। वो उसको हाँकता है। cranes his neck like a swan। जैसे एक हंस अपना गर्दन को आगे बढ़ाता है वैसे ही योना भी अपना गर्दन आगे बढ़ाता है। राइजेज इन हिज सीट, अपने सीट में थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता है। एंड मोर फ्रॉम हैबिट देन नेसेसिटी, और आदत से वो अपने चाबुक को थोड़ा डराने के लिए दिखाता है अपने घोड़े को। ब्रांडिसेस हिज whip का मतलब होता है चाबुक को डराने के लिए दिखाना। द मेयर क्रेन्स हर नेक टू, जो उसका घोड़ी है वो भी अपना गर्दन को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाती है। क्रूक्स हर स्टिक लाइक लेग्स, अपने टांगों को थोड़ा सा झुकाती है और हेजिटेटिंगली मतलब थोड़ा सा हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़ती है। सोविंग यू डेविल, तो किधर को निकल रहा है शैतान? आयोना इमीडिएटली हियर्स साउंड्स फ्रॉम द डार्क मास शिफ्टिंग टू एंड फ्रो बिफोर हिम। आयोना ये आवाज़ सुनता है एक डार्क मास से जो उसके आगे पीछे घूम रही है। डार्क मास माने क्या? वो लोग जिनका कोई पहचान नहीं है। इतना सारा लोग है, किसने इसको बोला शैतान पता नहीं। वेयर द डेविल आर यू गोइंग, कीप टू द राइट। किधर जा रहा है तू शैतान? राइट पे रह। तेरे को नहीं मालूम है चलाते कैसे है गाड़ी? राइट की तरफ रह। ये कहता है वो ऑफिसर गुस्से। अ कोचमैन ड्राइविंग ए कैरेज, गाली देता है उसको। अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, एक रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति। एंड ब्रशिंग द हॉर्सेस नोज विथ हिज शोल्डर, look at him angrily and shakes the snow off his sleeve। एक आदमी जो कि रास्ते पर चल रहा है वो उसके घोड़े के नाक को ब्रश करते हुए जाता है, कोहनी लगा करके, कंधा लगा करके जाता है गुस्से में, और अपने स्लीव से स्नो झाड़ करके, मतलब ये बताना चाह रहे हैं हमारे जो ऑथर है वो बताना चाह रहे हैं कि लोग कितना इग्नोरेंट है, उनको कोई मतलब नहीं है कौन चल रहा है कैसे चल रहा है, बस अपना काम होना चाहिए, किसी को भी घसड़ करके रगड़ करके निकल ले। आयोना फिडजेट्स ऑन द बॉक्स। आयोना जो है वो नर्वस हो जाता है, वो जिस जगह पे वो बैठा हुआ है वहाँ पे वो बहुत ही नर्वसली बैठ जाता है और ऐसे बैठता है जैसे कि उसके नीचे कांटे लगे। जर्क्स हिज एल्बोज, अपना एल्बो को हिलाता है थोड़ा सा और अपने आँख को ऐसे घुमाता है जैसे उसको किसी ने पोजेस कर लिया है, आत्मा पकड़ लिया उसको। एज दो ही डिडंट नो वेयर ही वाज और व्हाई ही वाज देयर, ऐसे कि उसको मालूम ही नहीं कि वो कहाँ पे है, वो क्या कर रहा है और वहाँ पे क्यों है वो। What rascals they all are, says the officer। जोकोसली, जोकोसली का मतलब होता है ह्यूमरसली, यानी व्यंग के साथ, हास्यास्पद तरीके से। वो आर्मी ऑफिसर मजाक उड़ाना चाहता है कि देखो ना ये साले कितने कमीने लोग हैं, जानबूझ करके तेरे घोड़े के कदम के नीचे आना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं जानबूझकर। वो व्यंग कर रहा है, वो बताना चाह रहा है कि तू गधा है आयो ना, तेरे को चलाना नहीं आता है। अभी भीड़ में लोग नहीं होंगे तो और क्या होंगे, ध्यान से चला, देख करके चला। आयोना लुक्स एट हिज फेयर एंड मूव्स हिज लिप्स। आयोना अपने भाड़े की ओर देखता है और अपने होंठ को हिलाने की कोशिश करता है जैसे वो कुछ बोलना चाहता हो। अपरेंटली ऐसा प्रतीत होता है कि वो कुछ बोलना चाहता है, बट नथिंग कम्स बट अ स्निफ। ऐसा नहीं होता कि कभी कभार हम बोलना चाहते हैं लेकिन गले से आवाज़ ही नहीं निकलती, बस मुंह से ऐसे करके कुछ निकलता है। वट इंक्वायर्स द ऑफिसर। ऑफिसर समझ रहा है कि वो कुछ बोलना चाहता है तो बोलता है क्या? आयोना गिव्स अ राय स्माइल। राय स्माइल मतलब एक तरफ से होंठ उठा हुआ है, ऐसा कुछ जानते हो?
इमोजी में देखा होगा व्हाट्सएप के, एक साइड से ऐसा कुछ। वो शायद कंफ्यूज्ड है, ऐसे स्टेट में और आदमी होगा भी कैसा। He gives a wry smile and straining his throat, अपने गले को तकलीफ देते हुए हस्किली निकालता है अपने गले से आवाज। पता है क्या बोलता है वो? हस्किली, हस्किली का मतलब होता है गला सूखा हुआ है, खराश वाला आवाज आ रहा है, जैसे बहुत टाइम से कुछ बोला नहीं है वो आदमी, और वो अपने गले से आवाज निकालता है, मेरा बेटा, माय सन डाइड दिस वीक सर। फाइनली, शायद उसके बेटे के मौत के बाद वो पहला आदमी जिसको वो ये बता रहा है कि मेरा बेटा मर गया, इसी हफ्ते मेरा बेटा चल बसा। व्हाट डिड ही डाई ऑफ? वो आर्मी ऑफिसर पूछता है कि कैसे मरा वो। आयोना टर्न्स हिज होल बॉडी राउंड टू हिज फेयर एंड सेज, आयोना पूरा का पूरा मुड़ गया, ऐसे कि बस वो इंतजार ही कर रहा था कि कोई उससे पूछे और वो एकदम आराम से बैठ करके पूरा का पूरा चीज बताए, सब भड़ास निकाल दे अपना कि वो कैसा महसूस कर रहा है उस वक्त। और वो कहता है, हु कैन टेल, इट मस्ट हैव बीन फ्रॉम फीवर। आयोना कहता है कि किसे पता, कौन ही बताएगा, मेरे शायद उसको फीवर था, वो 3 दिन अस्पताल में रहा और फिर मर गया, भगवान की मर्जी होगी। टर्न अराउंड यू डेविल कम्स आउट ऑफ द डार्कनेस। फिर उस अंधेरे से, उस भीड़ वाले अंधेरे से आवाज आया, अबे साले मुड़ जा, शैतान कहीं के, हैव यू गॉन क्रैक, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू पागल बूढ़े कुत्ते, लुक वेयर आर यू गोइंग, देख देख किधर जा रहा है, तेरे को दिखता नहीं है क्या, चला आगे चला। ऐसा बोलता है आर्मी ऑफिसर, चला चला आगे चला, ऐसे कि उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मरा तो मरा, मेरे को क्या, वी शैंट गेट देयर टिल टुमारो गोइंग ऑन लाइक दिस। ऐसे चले, सैंट जो है ना सेल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, आई और वी के साथ सेल होता है ना। वी शैल नॉट गेट देयर टिल टुमारो गोइंग ऑन लाइक दिस, ऐसे अगर हम चलते रहे ना तो कल तक नहीं पहुंचेंगे, जल्दी चला। ये बात से समझ में आ रहा है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आयोना का बस इस बात का अंतर है कि वो बस बताना चाहता है किसी को कि उसका दुख बहुत बहुत ज्यादा है, फिर चाहे लोग उसका बेइज्जती करे, कुछ भी करे। जैसे अभी पिछले वाक्य में उसका बेइज्जती किया गया व्यंग के साथ, तो वो कुछ नहीं बोला, है ना। वो चाहता तो उल्टा जवाब दे सकता था, पर वो बस कनेक्शन बिठाना चाहता है किसी के साथ जिसके साथ वो बात कर सके। द स्लेज ड्राइवर क्रेन्स हिज नेक अगेन, वो फिर से वो मोमेंट आ गया, स्लेज ड्राइवर अपना गर्दन को क्रेन की तरह वापस से ऐसे उठाता है, raises in his seat and with heavy grace swings his whip, वो अपने चाबुक को जोर से स्विंग करता है। several times he looks around at the officer, कई बारी वो देखने का कोशिश करता है, ये सोच करके कि ऑफिसर शायद उससे और कुछ पूछ ले और वो अपना दिल का भड़ास निकाल दे। लेकिन ऑफिसर जो है वो अपनी आंखें बंद करने का नाटक करता है, या कभी कभार ऐसे दिखाता है कि क्या सुनना है, मुझे नहीं सुनना, कोई मतलब नहीं बे, इज नॉट इंटरेस्टेड एट इट, वो नहीं सुनना चाहता किसी का दुख। पुटिंग हिज फेयर डाउन एट विबोग्स्काया, इयोना स्टॉप्स बाय अ रेस्टोरेंट, आर्मी ऑफिसर का स्थान आ जाता है, वो वहाँ पे रोक देता है और वो चला जाता है। आयोना एक रेस्टोरेंट के पास आकर के रुकता है, एंड अगेन सिट्स हडल्ड अप ऑन द बॉक्स, अपने बॉक्स के ऊपर वापस अपने दुख में घिर कर बैठ जाता है। अगेन द वेट स्नो पेंट्स, और फिर से वो गीला जो बर्फ है वो उसको रंग देता है। एंड हिज हॉर्स वाइट, उसको और उसके घोड़े को सफ़ेद रंग से वो गीला बर्फ रंग देता है। 1 hour passes and then another, 1 घंटा बीतता है और फिर उसके बाद और 1 घंटा। 3 young men, 2 tall and thin, 1 short and hunchbacked, hunchbacked यानी कुबड़ा, वो जिसका पीठ में ऐसे नहीं निकला होता वो, come up railing at each other and loudly stamping on the pavement with their galoshes। यहाँ पे कुछ सीखने को, 3 जवान लड़के, 2 पतले, 2 लंबे और पतले और एक नाटा और हंचबैक आते हैं वहां से। रेलिंग का मतलब होता है आपस में झगड़ते हुए, आपस में झगड़ते हुए वो लोग आते हैं और जोर से अपने जूते को पेवमेंट में पटकते हैं। अब यहाँ पे एक और शब्द है गोलोसिस। गोलोसिस वो बूट्स नहीं होते हैं जो बारिश में जनरली पहनते हैं, रबर बूट्स, या तो रबर बूट्स होंगे या फिर उन्होंने अपने बूट के ऊपर रबर डाला होगा अलग से, ठीक है। तो वो पहन करके वो स्टैम्प कर रहे हैं पेवमेंट पे, जोर जोर से पटक रहे हैं। कैबी टू द पुलिस ब्रिज, वो कैबी बोल रहे हैं, मतलब जेंजी टाइप के लोग हैं, बोल रहे हैं चलो पुलिस ब्रिज चलना है। द हंचबैक क्राइज इन अ क्रैक्ड वॉइस, द 3 of us 20 kopecks,
वो हंचबैक जो कुबड़ा है वो कहता है अपने फटे गले में कि हम लोग तीनों को ले जाओगे 20 कोपेक में। कोपेक क्या है? जैसे हमारे यहाँ पैसा है रुपया का छोटा भाई, वैसे ही वहां पे रबल का छोटा भाई है कोपेक, रशिया में। आयोना टग्स एट द रेन्स एंड क्लिक्स टू दिस हॉर्स। आयोना वापस से अपना चाबुक पकड़ता है और घोड़े के जो स्ट्रिंग है उसको पकड़ करके बोलता है चलो। 20 कोपेक्स इज नॉट अ फेयर प्राइस। यहाँ पता चल रहा है आयोना की मानसिक स्थिति, उसको नहीं समझ में आ रहा है। वो अब फेयर के बारे में भी चेकआउट नहीं करता है कि पैसा कितना मोल भाव करना चाहिए, कितना पैसा लेना चाहिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 20 कोपेक बहुत कम प्राइस है पुलिस स्टेशन जाने के लिए, बट ही हैज नो थॉट्स फॉर दैट। लेकिन वो इस बारे में अब सोच नहीं रहा है। वेदर इट इज अ रबल और वेदर इट इज 5 कोपेक्स डजंट मैटर टू हिम नाउ सो लॉन्ग एज ही इज अ फेयर। जब तक उसको भाड़ा मिल रहा है तब तक उसको कोई मतलब नहीं है कि उसको कोपेक मिल रहा है कि रबल मिल रहा है, डजंट मैटर। द 3 यंग men सोविंग ईच अदर एंड यूजिंग बैड लैंग्वेज। 3 जवान आदमी एक दूसरे को धक्का मारते हुए और एक दूसरे को गाली देते हुए, जैसे जनरली दोस्त लोग करते हैं, धक्का मारते हुए और गाली देते हुए स्लेज पर बैठ जाते हैं। एंड ऑल 3 ट्राई टू सिट डाउन एट वंस। और तीनों एक साथ बैठने का कोशिश करते हैं। 2 पतले और एक नाटा हंचबैक आदमी, ठीक है, स्लेज पर बैठने का कोशिश कर रहा है। द क्वेश्चन रिमेन्स टू बी सेटल्ड। अब एक सवाल बच गया है जिसको अभी तक सेटल करना है कि इन तीनों में से बैठेगा कौन और खड़ा कौन रहेगा, क्योंकि स्लेज तो छोटा होता है। आफ्टर अ लॉन्ग अल्टरकेशन, बहुत लंबा नॉइसी आर्ग्यूमेंट के बाद और इल टेम्पर और अब्यूज, गाली वाली और दिमाग खराब करने के बाद दे कम टू द कंक्लूजन। इस बात पे निर्णय करते हैं वो कि हंचबैक जो कुबड़ा है वो खड़ा रहेगा क्योंकि वो सबसे छोटा है। वेल ड्राइव ऑन। वो हंचबैक बहुत ही घटिया बच्चा नहीं होता है, ग्रुप का सबसे वाहियात बच्चा। वो अपने फटे हुए आवाज में बोलता है चलो चलो चलाओ। सेटलिंग हिमसेल्फ एंड ब्रीदिंग डाउन आयोनाज नेक। अपने आप को सेटल करके और आयोना के गले पर सांस छोड़ करके बोलता है कट अलोंग, व्हाट अ कैप यू हैव गॉट माय फ्रेंड। कट अलोंग का मतलब होता है जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ। क्या कैप पहना है ये? बट व्हाट अ कैप यू हैव गॉट माय फ्रेंड। क्या गर्दा कैप है तुम्हारे पास मेरे दोस्त। यू वुडंट फाइंड अ वर्स वन इन ऑल पिट्सबर्ग। अब ये कुबड़ा जो है वो मजाक उड़ा रहा है फिर से कि आयोना का कि क्या कैप पहना है यार तूने, बहुत कमाल का है यार, इससे घटिया कैप मैंने पूरे पिट्सबर्ग में नहीं देखा, पीटरबर्ग में नहीं देखा। हे हे लाफ्स आयोना। आयोना हंसता है। वो यहाँ पे अब ना कनेक्शन बिठाने का कोशिश कर रहा है, जो भी आएगा उससे वो बस बात करना चाहता है। फिर लोग उसका मजाक उड़ाएं, उसके साथ व्यंग करे, कुछ भी करे, उसका बेइज्जती करे, गाली दे, से कोई मतलब नहीं आयोना को। आयोना को बातचीत करने का, उस कनेक्शन बिठाने का कोशिश कर रहा है कि वो कुछ बोले, मैं कुछ बोलूं, तो फाइनली कोई हो जो उसका बात को सुनेगा। इट्स नथिंग टू बोस्ट ऑफ। वो भी अब व्यंग करना चाह रहा है साथ में, तो वो कह रहा है कि हाँ इसके बारे में तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं थी। वेल देन नथिंग टू बोस्ट ऑफ, ड्राइव ऑन। हाँ तो बोस्ट करने के लिए कुछ नहीं है तो चलना, चलाना चुपचाप। आर यू गोइंग टू ड्राइव लाइक दिस ऑल द वे? शैल आई गिव यू वन द नेक। तू ऐसे ही चलाते रहेगा क्या इतना धीरे? तो चाहता है कि मैं तेरे गर्दन पे एक मुक्का दूं? माई हेड एक्स सेज वन ऑफ द टॉल वंस। एक लंबा जो लड़का है वो कह रहा है मेरा सर दुख रहा है। एट द Dukmasovs yesterday, Vaska and I drank 4 bottles of brandy between us. कल हमने वास्का के यहाँ पे 4 बोतल ब्रांडी का पिया। ब्रैग कर रहा है अभी, जो नहीं होता 3 लोग में से कुछ एक लोग जो है वो अपने आप को बहुत महान समझता है, अपने आप को बड़ा बताने का कोशिश करता है या हैपनिंग बताने का कोशिश करता है। वैसे ही एक जो है लंबा पतला लड़का जो है वो अपने आप को ऐसा बताने का कोशिश कर रहा है कि कल तो मैंने 4 ब्रांडी पी यार वास्का के घर पे। आई कांट मेक आउट व्हाई यू टॉक सच स्टफ, सेज द अदर टॉल वन एंग्रीली। दूसरा जो लंबा लड़का है वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता तू ऐसे फालतू की बातें क्यों करता है। यू लाई लाइक अ ब्रूट। तो किसी जानवर, किसी गधे की तरह झूठ बोलता है साले। स्ट्राइक मी डेड, इट्स द ट्रूथ। भगवान मुझे उठा ले, ये बिल्कुल सत्य बात है। इट्स अबाउट एज ट्रू एज दैट लाउस कव्स। ये बात उतनी ही सत्य है जितनी कि ये बात कि एक माइट जो है वो खांसता है, एक छोटा कीड़ा खांसता है। ग्रिन्स आयोना। आयोना हंसता है। मेरी जेंटलमैन, आप लोग तो बहुत ही मजेदार हैं जेंटलमैन। द फू द डेविल टेक्स यू, शैतान तुम्हें उठा ले। हंचबैक, वो साला कुबड़ा आदमी बार बार अपने फटे हुए आवाज में बेइज्जती कर रहा है। इंडिग्नेटली मतलब गुस्से में।
गुस्से में कह रहा है, शैतान तुझे उठा ले, तू चलेगा? विल यू गेट ऑन? तू चलाएगा जोर से? यू ओल्ड प्लेग। प्लेग जो है बीमारी का नाम है जिसमें आदमी बचता नहीं है। तू बूढ़े प्लेग, और वोंट यू, तू चलाएगा कि नहीं चलाएगा? इज दैट द वे यू ड्राइव? तू ऐसे चलाता है? गिव हर वन विद द whip, हैंग इट ऑल, गिव इट हर वेल। जो घोड़ी है उसको जोर से whip मारने को कह रहा है ये हंचबैक। आयोना feels behind his back the jolting person and quivering voice of the hunchback। आयोना देख रहा है वो हिलता डुलता, खड़कती आवाज वाला, हिलता डुलता, जॉल्टिंग यानी हिलता डुलता, क्योंकि खड़ा है ना वो, हिलता डुलता और खड़कती आवाज मतलब जो कान को लगता है आवाज वाला हंचबैक जो है वो हल्ला कर रहा है। ही हियर्स अब्यूज एड्रेस्ड टू हिम। वो सुन रहा है कि वो गाली दे रहा है उसको, वो देख रहा है लोगों को। एंड द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस begins लिटिल बाय लिटिल टू बी लेस हेवी ऑन हिज हार्ट। जो अकेलापन का जो दुख है वो अब धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है उसके हृदय में, क्योंकि वो कुछ नहीं चाहता यार। लोग उसको गाली दे, उसका मजाक उड़ाए, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। बस उसकी बात सुने। और वो ऐसे सोच रहा है कि ये उसका फर्स्ट स्टेप है। अगर वो बात थोड़ा सा चालू कर देगा तो सामने वाला भी बात सुनेगा और वो बता पाएगा, और फिर अपना सारा दुख, सारा भड़ास निकाल करके अपने आप को फ्री कर लेगा। द हंचबैक स्वेयर्स एट हिम। हंचबैक जो कुबड़ा आदमी है वो वापस से उसको गाली देता है। टिल ही चोक्स ओवर सम इलेबोरेटली whimsical स्ट्रिंग ऑफ एपिथेट्स। वो इतना जोर जोर से और बार बार गाली दे रहा है, इतना रचनात्मक गालियां दे रहा है। कुछ लोग नहीं होते जो अपने मर्जी से गाली बनाते जाते हैं, है ना, बिल्कुल किसी कविता की तरह। वो जोर जोर से बार बार लगातार अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करके उसको गालियां दे रहा है। एंड इज ओवर पावर्ड बाई हिज कफ। और अंत में बोलते बोलते खांसने लगता है, इतना वो गाली दे देता है। हिज टॉल कंपेनियंस begin talking of a certain Nadezhda Petrovna। उसके जो लंबे दोस्त हैं वो नदेजा पेत्रोवना के बारे में बात करने लगते हैं। नदेजा पेत्रोवना जो है वो 1898 में रोमनोव डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। आयोना लुक्स अराउंड एट देम। आयोना उनकी तरफ देखता है। वेटिंग टिल देयर इज अ ब्रीफ पॉज। रुकता है ये सोच करके कि ये लोग का खत्म होगा तो मैं भी कुछ बोलूंगा। ही लुक्स अराउंड वंस मोर एंड सेज। वो वापस से मुड़ करके देखता है और कहता है कि इस हफ्ते, दिस वीक, माय दिस वीक माय सन डाइड। इस हफ्ते मेरा बेटा मर गया। वी शैल ऑल डाई। वो हंचबैक, वो कुबड़ा आदमी एक लंबी आह भर के बोलता है कि हम लोग सब तो मर ही जाएंगे। वाइपिंग हिज लिप्स आफ्टर कफिंग। और खांसने के बाद वो अपना होंठ को वाइप करते हुए, साफ करते हुए, पोंछते हुए ये बात बोलता है। कम ड्राइव ऑन माय फ्रेंड्स, आई सिंपली कैन नॉट स्टैंड क्रॉलिंग लाइक दिस, व्हेन विल ही गेट अस देयर। वो हंचबैक कुबड़ा आदमी साला बहुत तेज बन रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे भी। हाँ, वो कह रहा है कि अबे चला चला, ज़्यादा तेज मत बना, चला मेरे दोस्तों, मैं अब ये झेल नहीं पाऊंगा। ये कैसे क्रॉल कर रहा है, क्रॉल मैंने वो अपना गाड़ी को भगा नहीं रहा है, बस धीरे धीरे खिसका रहा है लाइक दिस। व्हेन विल ही गेट अस देयर? वो कब हमको पहुंचाएगा उस पुलिस ब्रिज में? वेल, यू गिव हिम अ लिटिल एनकरेजमेंट, वन इन हिज नेक। शायद उसका दोस्त लोग बोलता है कि थोड़ा सा प्रोत्साहन दो उसके गले में। मतलब वो कह रहा है कि मारो इसको एक मुक्का, तब ना तेज चलाएगा। डू यू हियर योर ओल्ड प्लेग? तू पुरानी बीमारी, पुराना प्लेग सुन रहा है तू? मैं बताता हूँ, मैं बनाता हूँ तेरे को तेज। इफ वन स्टैंड्स ऑन सेरेमनी विद फेलोज लाइक यू, वन मे एज वेल वॉक। अगर मुझे तेरे साथ फॉर्मली एटिकेट के साथ बात करने की जरूरत पड़ी तुम जैसे लोगों के साथ, तो इससे अच्छा मैं चलना पसंद करूंगा। वो बेइज्जती कर रहा है वापस से आयोना का। डू यू हियर यू ओल्ड ड्रैगन, और डोंट यू केयर अ हैंग व्हाट वी से? या फिर तेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ये दोनों idioms, स्टैंड ऑन सेरेमनी एंड केयर अ हैंग। एंड आयोना hears rather than feels a slap on his back of his neck। आयोना सुनता है एक स्लैप, चांटे की आवाज जो उसके गर्दन के पीछे लगती है। वो केवल सुनता है, उसको महसूस नहीं होता। ठीक है। हंसता है वो, आयोना हंसता है। उसकी इतनी बेइज्जती होने के बाद, उसको थप्पड़ मारने के बावजूद, इतना गाली देने के बावजूद, आखिर कोई आदमी क्यों ही चुप रहेगा? इस आदमी का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। कोई भी मोटा नाटा जैसा भी आदमी, फालतू आलतू आदमी उसको आकर के कुछ भी बोल करके जा रहा है।
वो चाहे, वो उसका स्लेज है, वो जब चाहे तब उसको निकाल सकता है। उस इल ट्रीटेड आदमी को कभी भी निकाल सकता है, पर नहीं, वो चाहता है कि कोई व्यक्ति हो जिससे वो अपना कन्वर्सेशन पूरा कर पाए, अपना भड़ास निकाल पाए, और वो बस इसी कोशिश में तब से लगा हुआ है। वो हंसते हुए कहता है कि मज़ेदार है आप लोग बहुत, भगवान आपको स्वास्थ्य दे। कैबमैन, आर यू मैरिड? एक लंबा लड़का पूछता है, आप शादीशुदा हैं क्या? मज़ेदार लोग, मैं आपको क्या ही बताऊं। द ओनली वाइफ फॉर मी नाउ इज द डैम्प अर्थ। मेरी अब एकमात्र बीवी है, वो है ये गीली पृथ्वी। द ग्रेव दैट इज, वो कब्र जहाँ पे मेरे मेरे बेटे की, हेयर माई सन्स डेड एंड आई एम अलाइव। मेरा बेटा मर चुका है और मैं जिंदा हूँ। इट्स ए स्ट्रेंज थिंग, बहुत ही अजीब चीज़ नहीं है? जैसे फिल ह्यूज, जिसके सर पे चोट लगा था, जो क्रिकेटर था जिसके सर पे चोट लगा था, उसके पिता जिंदा थे। एक बाप के लिए अपने बेटे को मरता हुआ देखना कितना दुखदाई होता है। वो कह रहा है कि कितना ही अजीब चीज़ नहीं है, मौत जो है वो गलत दरवाजे आ गई, मुझे ले जाने के बजाय मेरे बेटे को ले गई। एंड आयोना टर्न्स अराउंड। आयोना जो है वो खुल करके बात करने का कोशिश कर रहा है। वो जैसे ही मुड़ता है उसको बताने के लिए कि कैसे उसका बेटा मरा, उसी पॉइंट पे वो कुबड़ा आदमी एक राहत भरा साय निकाल करके, हस बच गए, ऐसे निकाल करके बोलता है, भगवान बचा लिया यार, फाइनली हम लोग पहुंच ही गए। आफ्टर टेकिंग हिज 20 कोपेक्स, 20 कोपेक लेने के बाद, आयोना गेजेस फॉर अ लॉन्ग वाइल आफ्टर द रेवलर्स who disappear into a dark entry। वो शायद आशा में था, आयोना आशा में था कि शायद वो रुक करके पूरा स्टोरी सुनेंगे उसका। इस पूरे कथन में, इस पूरे कहानी में आयोना बस वेट कर रहा है कि कोई एक आदमी हो यार, कोई बस बस एक व्यक्ति जो उसका बात सुन ले। आयोना देखते रह जाता है जब तक वो रेवलर, यानी लफुआ आप बोल सकते हैं रेवलर्स को, जो लोग दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं, डांस करते हैं, वो लोग रेवलर्स। बहुत लंबा देर तक घूरता है, घूम देखता है कि वो लोग वापस घूम करके आएगा क्या मेरा बात सुनने के लिए, लेकिन वो लोग उस डार्क एंट्री में गायब से हो जाते हैं। अब वो फिर से अकेला है और वापस से अब उसके आसपास केवल खामोशी है। द मिजरी, द दुख which has been for a brief space eased come back again। वो दुख जो कुछ समय के लिए गायब हो गया था, जब उसको गाली दिया जा रहा था, उसको मारा जा रहा था, वो वापस आ चुका है। and tears his heart more cruelly than ever। और अब उसका हृदय और ज़्यादा दुख से रो रहा है, जितना पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि पहले तो उसने कम कोशिश करी थी, अब तो वो कोशिश कर रहा है कि लोग उससे बात करें, उसकी बात सुने, कैसे उसके बेटे की मृत्यु हुई। With a look of anxiety and suffering, Iona's eyes stray restlessly among the crowds। हिचकिचाहट से, डर से, भय से, तकलीफ से आयोना की आंखें हर जगह इधर उधर बिना थके देख रही हैं क्राउड में। कोई तो होगा जो उसकी बात सुनेगा। Can he not find among those thousand someone, इन हजारों की आबादी में, इन हजारों के तादाद में, क्या वो एक, केवल एक व्यक्ति नहीं ढूंढ सकता है जो उसको सुने? But the crowds flit by heedless of him। लेकिन जो क्राउड है वो उसके बगल से गुजर जाती है बिना उसे किसी प्रकार का ध्यान दिए हुए। और उसका दुख, his misery is immense beyond all bounds। और उसका दुख जो है वो और बढ़ गया है, इतना जितना कि नापा नहीं जा सकता। If Iona's heart were to burst and his misery to flow out, it would flood the whole world। अगर आयोना का दिल फट जाता है अभी और उसका दुख बाहर आता है, तो उसका दुख इतना है कि पूरा का पूरा संसार को वो डुबा दे। It seems, but yet it is not seen। ऐसा लगता है पर दिख नहीं रहा। It has found a hiding place in such an insignificant cell that one would not have found it with a candle by daylight। वो उसके हृदय के ऐसे गहराई में, ऐसे कोने में जा छिपा है वो दुख, कि अगर कोई आदमी भरे उजाले में कैंडल लेकर के भी ढूंढे ना, तो भी नहीं मिलेगा। Iona sees a house porter with a parcel and makes up his mind to address him।
हाउस पोर्टर मतलब वो लोग जो घर का काम करते हैं, गार्डनिंग, खाना वाना सब कुछ। उसको देखा आयोना ने पार्सल के साथ, और अपना दिमाग बनाया कि इसके साथ बात किया जा सकता है। तो वो पूछता है कि कितना टाइम हुआ दोस्त, और वो बताता है कि 10 बजने वाला है। वाई हैव यू स्टॉप्ड हियर, तुम यहाँ पे क्यों रुके हो, जाओ चलाओ आगे बढ़ो, ऐसे बोलता है। आयोना ड्राइव्स अ फ्यू पेसेस अवे, आयोना थोड़ी और आगे बढ़ता है। बेंड्स हिमसेल्फ डबल, वो वापस से अपने आप को दुगुना झुका लेता है और अपने दुख में पूरी तरह से विलीन कर लेता है खुद को। वो अब समझ चुका है, ये मान चुका है कि उसको किसी को भी अपील करने से या ये आशा रखने से कि कोई उसकी बातें सुनेगा, ये सब बेवकूफ़ी है। कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का, बेतुकी चीज़ें हैं। बट बिफोर 5 minutes have passed, he draws himself up. 5 मिनट खत्म होने से पहले वो वापस से उठता है, अपने माथे को हिलाता है, ऐसे जैसे उसके हृदय में बहुत ज़ोर का पेन हुआ है, और वो वापस से अपना चाबुक उठाता है और अपने घोड़े को वापस लेकर के जाने को कहता है। He can bear it no longer, अब वो और नहीं झेल पाएगा, ये सब और नहीं सह पाएगा। वो वापस घर जाना चाहता है, तो वो बोलता है बैक टू द यार्ड, ही थिंक्स टू द यार्ड। वो अब चाहता है कि वो वापस अपने यार्ड में चला जाए। एंड हिज लिटिल मेयर, उसका छोटी घोड़ी, एज दो शी न्यू हिज थॉट्स, ऐसे कि वो उसके ख्यालों को जानती है, फॉल्स टू ट्रॉटिंग, मतलब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना चालू होती है। एन आवर एंड हाफ लेटर, 1.5 घंटे के बाद, आयोना अपने बड़े गंदे स्टोव के पास बैठा है। स्टोव यानी जहाँ पे खाना बनता है, हो सकता है कि वो अपने घर को भी दर्शा रहा हो। ठीक है, ऑन द स्टोव, स्टोव चूल्हे के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, एंड ऑन द बेंचेस लोग खराटे मार करके सो रहे हैं। द एयर इज फुल ऑफ स्मेल्स एंड स्टफीनेस, जो वातावरण है, जो हवा है, हर जगह पे कुछ गंध है। किस चीज़ की मालूम है। Iona looks at the sleeping figure, scratches himself and regrets that he has come home so early. अब आयोना क्योंकि पहुंच गया है और सोते हुए लोगों को देख करके अपना सर खुजाता है और रिग्रेट करता है, यार क्यों वापस घर आ गया यार, क्या फ़ायदा हुआ घर आने का। आई हैव नॉट अर्नड इनफ टू पे फॉर द ओट्स इवन, मैंने इतना भी नहीं कमाया है कि मैं ओट्स के लिए पैसे दे सकूं। ओट्स जो है वो उसकी घोड़ी को खिलाने के लिए है। दैट्स वाई आई एम सो मिजरेबल, इसलिए मैं इतना सारा दुखी हूँ, इतना तकलीफ में हूँ। अ मैन हु नोज हाउ टू डू हिज वर्क, हु हैज हैड एनफ टू ईट एंड हुज हॉर्स हैज हैड एनफ टू ईट, इज ऑलवेज एट ईज। एक आदमी जो जानता है कि उसको काम कैसे करना है, जो जानता है कि कितना खाना है, मतलब कितना खाना है, खाने के लिए कितना खाना है, एंड हुज हॉर्स हैज हैड एनफ टू ईट, और जिसकी घोड़ी के पास खाने के लिए एनफ खाना है, वो हमेशा सुख में रहता है, आराम से रहता है। इन वन ऑफ द कॉर्नर्स अ यंग कैबमैन गेट्स अप, एक कोने में एक कैबमैन, वो भी शायद स्लेज चलाता है, वो उठता है और अपने गले को साफ करने की कोशिश करता है एंड मेक्स फॉर द वाटर बकेट, और शायद पानी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो आयोना पूछता है पानी चाहिए क्या, तो बोलता है हाँ शायद। मे डू यू गुड बट माई सन इज डेड, ये तुम्हारे लिए अच्छा करे, ये पानी तुम्हारे लिए अच्छा करे, लेकिन मेरा बेटा मर चुका है दोस्त, तुम सुन रहे हो, मेरा बेटा मर चुका है। दिस वीक इन द हॉस्पिटल, इट्स अ क्वियर बिजनेस, इसी हफ्ते मेरा बेटा मर चुका है। अजीब बात है ना, क्वियर बिजनेस का मतलब अजीब बात। आयोना लुक्स टू सी द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय हिज वर्ड्स, आयोना ध्यान से देखने का कोशिश करता है कि उसके बातों का कोई असर हो भी रहा है कि नहीं, और उसको कुछ नहीं दिखता। द यंग मैन हैज कवर्ड हिज हेड ओवर एंड इज ऑलरेडी asleep, जो कैबमैन उठा था वो वापस से चादर ओढ़ करके सो चुका है। द ओल्ड मैन sighs एंड scratches himself, वो आह भरता है, अपने आप को खुजलाता है। जस्ट एज द यंग मैन हैज बीन thirsty फॉर वाटर, जैसे वो जवान आदमी पानी के लिए प्यासा था, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है आयोना, वो बोलने का प्यासा है, उसको बोलना है, उसको बोलने का मन है, अपना भड़ास निकालने की इच्छा है। और ये पूरा कहानी इसी के बारे में है, और वो बोल नहीं पा रहा है, उसके पास कोई आदमी है ही नहीं। ये बिल्कुल आज के ज़माने को डेपिक्ट नहीं कर रहा है। हमारे पास सोशल मीडिया है, आसपास लोग दिखते हैं ढेर सारे, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। सबको कहना है, कोई नहीं सुनेगा।
His son will soon have been dead a week. एक हफ्ता होने वाला है उसके बेटे को मरे हुए, एंड ही हैज़ नॉट रियली टॉक टू एनीबडी येट। उसके बेटे को मरे हुए एक हफ्ता होने वाला है और अभी तक वो किसी से बात नहीं किया है इस बारे में, किसी से भी बात नहीं कर पाया। ही वॉन्ट्स टू टॉक ऑफ इट प्रॉपरली विद डेलिबरेशन। वो इस बारे में बहुत अच्छे से, बहुत ही ध्यान से बात करना चाहता है, एक एक चीज़, ताकि उसके अंदर का सारा चीज़ बाहर निकल आए और वो वापस से शायद अपनी ज़िंदगी को देख पाए। He wants to tell how his son was taken ill. वो बताना चाहता है कि उसका बेटा कैसे बीमार हुआ, कैसे उसको पीड़ा हुई, तकलीफ हुई, and what he said before he died. मरने से पहले उसने क्या बोला और वो कैसे मरा, सब कुछ बताना चाहता है। फ्यूनरल में क्या हुआ, and how he went to the hospital to get his son's clothes, और कैसे वो हॉस्पिटल गया अपने बेटे का कपड़ा लेने के लिए। He still has his daughter Anisha in the country. उसके पास अभी भी उसकी बेटी अनिशिया है उसी देश में। एंड ही वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट हर टू, और वो उसके बारे में भी बात करना चाहता है। हाँ, उसके पास बहुत कुछ है बात करने के लिए। हिज लिसनर आउट टू शाई एंड एक्सक्लेम एंड लैमेंट। आयोना चाहता है कि उसकी बातें जो कोई भी सुने वो उसके साथ चीखे, चिल्लाए, दुख व्यतीत करे और उसके दुख को बांटे। इट वुड बी इवन बेटर टू टॉक टू वुमेन। और अच्छा तो ये होगा कि कोई महिला के साथ वो बात करे। हालांकि वो सिली क्रिएचर होती हैं, पर वो छोटी सी बात पे पहले ही शब्द में रोने लगेंगे। दे ब्लबर, छोटी सी बातों पर रो देना। यहाँ पे ऑथर के मिसोजिनिस्टिक मिजाज का पता चलता है थोड़ा सा, कि वो महिलाओं को किस दृष्टि से देखता है। लेट्स गो आउट एंड हैव अ लुक एट द मेयर। बाहर चलते हैं और अपनी घोड़ी को देख लेते हैं। सोने के लिए तो समय ही समय है। एक दिन तो मैं भी मर जाऊंगा बिना किसी भय के, तब सोऊंगा, सोते रहूंगा। Puts on his coat and goes to the stable where his mare is standing. कोट चढ़ाता है और जाता है अपने अस्तबल की तरफ जहाँ पे उसकी घोड़ी खड़ी है। वो सोचता है ओट्स के बारे में, भूसे के बारे में, वेदर के बारे में, क्या मौसम है। He cannot think about his son when he is alone. जब वो अकेला होता है तो वो अपने बेटे के बारे में नहीं सोच पाता है। To talk about him with someone is possible, but to think of him and picture him is insufferable anguish. उसके बारे में बात करना पॉसिबल है, लेकिन उसके बारे में सोचना और उसको अपने दिमाग में पिक्चराइज करना, उससे ज़्यादा दुख और कुछ भी नहीं। वो बिल्कुल असहनीय दुख है, मेंटली भी और फिजिकली भी। आर यू मंचिंग, तुम कुछ चबा रहे हो? आयोना कहता है अपनी घोड़ी को, उसके चमकते हुए आंखों को देख करके। देयर, मंच अवे, चबाओ चबाओ। सिंस we have not earned enough for oats, we will eat hay. क्योंकि हमने इतना पैसा नहीं कमाया है कि ओट्स खा सके, तो तुम ये भूसा ही चबाओ। यस, आई हैव ग्रोन टू ओल्ड टू ड्राइव। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं अब स्लेज चला पाऊँ। माई सन आउट टू बी ड्राइविंग। मेरे सन को चलाना चाहिए था, मेरे बेटे को चलाना चाहिए था, मुझे नहीं। वो असली कैबमैन था, उसको जीना चाहिए था। आयोना अब शांत है थोड़ी देर के लिए और बोलता है। वो अपने आप में ही बातें कर रहा है अगर देखा जाए तो। उसकी घोड़ी उसके बगल में है और वो अपने आप में ही बातें कर रहा है। That's how it is, old girl. कुज़्मा लोनीच is gone. उसके बेटे का नाम था कुज़्मा लोनीच। कहता है, बूढ़ी लड़की, कुज़्मा लोनीच जा चुका है, उसने मेरे को गुड बाय बोला। He went and died for no reason. वो गया और मर गया बिना किसी कारण के। Now suppose you had a little colt. सोचो अगर तुम्हारी कोई छोटी बेटी होती एंड यू वेर ओन मदर टू दैट लिटिल कोल्ट, और तुम उसकी अपनी माँ होती उस छोटे छोटे घोड़े की, एंड ऑल एट वंस दैट सेम लिटिल कोल्ट वेंट एंड डाई, और अचानक से वो तुम्हारी प्यारी छोटी घोड़ी मर जाती। यू वुड बी सॉरी वुडंट यू? तुमको भी दुख होता नहीं? द लिटिल मेयर मंचेस। उसकी जो घोड़ी है वो चबाती है, सुनती है और सांस लेती है अपने मास्टर के हाथों पर। आयोना इज कैरिड अवे एंड टेल हर ऑल अबाउट इट। आयोना बह चुका है और सब कुछ अपनी घोड़ी को बता देता है, सब कुछ अपनी घोड़ी को बता देता है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ज़माने में इतने सारे लोगों के बीच में उसे एक व्यक्ति नहीं मिला जिसके साथ वो अपना दुख साझा कर सके।
वो अंत में दुख साझा करता है तो एक जानवर के साथ। और ये कहानी ये दर्शाती है आज के ज़माने की सच्चाई। भले ही ये कहानी लिखी गई हो 1883 के आसपास, पर ये आज के ज़माने की सच्चाई है, जहाँ पे लोग डेली रिलेटेबल रील्स बोल करके इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं, या शॉर्ट्स पे या सोशल मीडिया के नाम पर पे सोशल होने का दावा करते हैं। वहाँ पे अगर आप एक आदमी उठा करके देखो तो कोई नहीं है जो आपकी बात सुनने को तैयार होगा, आपके साथ अपना दुख साझा करने को तैयार होगा, कोई नहीं है ऐसा। ये कहानी ये भी बताती है कि जानवर ही हमारे असली दोस्त होते हैं। एटलीस्ट वो जज नहीं करेंगे, एटलीस्ट वो आपको गाली नहीं देंगे, एटलीस्ट वो आपकी बातें सुनेंगे बिना किसी जजमेंट के। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी, और मैं आपसे उम्मीद भी रखता हूँ कि अगर कोई बेचारा, कोई भी व्यक्ति आपके साथ अपना दुख साझा करना चाहता हो तो आप अपने कान खुले रहकर उसके साथ एम्पैथेटिक होकर उसकी बातें सुनेंगे और उसको समझेंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कहानी का एक एक चीज़ समझ में आया होगा, हर एक पैरा, हर एक लाइन, हर एक शब्द। अगर आपको फिर भी कोई तकलीफ है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ज़रूर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो के ऊपर, तो मैं एक सब्सक्राइब की आशा तो रख ही सकता हूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, like and comment down what you like the most about this कहानी। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टाटा एंड बाय बाय।